बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है संविधान एक जीवंत दस्तावेज। ठीक है, संविधान एक जीवंत दस्तावेज, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए, संविधान जैसा कि आप लोग को पता है, संविधान अपना एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित पुस्तक है जिसके माध्यम से किसी देश को अच्छे से चलाया जाता है। जीवंत क्यों बोला गया है? जीवंत, जीवंत का मतलब होता है कि आखिर कोई ऐसी चीज जिसके अंदर प्राण हो, उसी को तो जीता जागता बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हूं, मेरे अंदर प्राण है तभी तो मैं बोल रहा हूं। आप लोग वीडियो देख रहे हो, इट मींस आप लोग के भी अंदर प्राण है। लेकिन क्या मेरे इस पेन के अंदर प्राण है? बिल्कुल नहीं है। क्या आपके फोन के अंदर प्राण है? बिल्कुल नहीं है। तो क्या हम उसको जीवंत बोल सकते हैं? नहीं। जिस भी चीज के अंदर परिवर्तन नहीं होता है उस चीज को हम जीवंत नहीं बोल सकते। जैसे एक छोटा सा पौधा होता है ना, एक छोटा सा जो पौधा होता है वो आप देखते हो कि जब वो छोटा होता है तब धीरे 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 पानी वानी डाल वाल के इसको धीरे धीरे करते 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 इसका ग्रोथ होने लगता है और फिर एक समय हम देखते हैं वो बड़ा हो जाता है। इसका मतलब प्लांट के अंदर भी प्राण होते हैं। तो आखिर संविधान के ऊपर ऐसी बातें क्यों कही गई है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है? क्यों बोला गया है? भाई देखिए, जिस तरीके से इस पौधे का विकास हो रहा है उसी प्रकार से हमारे भी संविधान में कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। इसी परिवर्तन को देखते हुए कह दिया गया है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। इट मींस जीता जागता दस्तावेज है। इसलिए क्योंकि जिस तरीके से पौधे में परिवर्तन होता है, पौधे का विकास होता है, उसी प्रकार से हमारे संविधान में भी परिवर्तन होता है। तो एज ए कंपेरिजन की वजह से हमने एज ए सेम काम दोनों का है, इसकी वजह से हमने इसको बोल दिया है जीता जागता। कोई दिक्कत परेशानी? आई होप सो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि चैप्टर का नाम आपको समझ में आ गया तो समझो कि चैप्टर आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि जीवंत का मतलब होता है एक तरीके से जीता जागता जिसमें चेंजेस होते हैं। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि आखिर परिवर्तन किस तरीके से होता है, आखिर संशोधन किस तरीके से होता है, इसमें कोई भी चीज हमें ऐड करना होता है तो वो कैसे होता है ना, कितने टाइप्स के होते हैं, यही सब तो हमें पढ़ना है। तो चलिए करते भाई चीजों की शुरुआत और देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपके सामने आता है संविधान, है ना। चलिए, संविधान क्या है? हमने पहले भी चैप्टर में पढ़ रखा है कि संविधान एक लिखित पुस्तक है जिसमें नियम कानून लिखे गए हैं और जिसके माध्यम से किसी देश को अच्छे से चलाया जाता है। तो यही चीज तो लिखा है कि संविधान जिसके माध्यम से किसी देश को सुचारू, सुचारू का मतलब होता है एक तरीके से अच्छे तरीके से चलाया जाता है। अर्थात ऐसे लिखित पुस्तक जो कि शासन चलाने में सहायक होती है उसी को हम संविधान कहते हैं। देखिए, संविधान समाज की इच्छाओं आकांक्षाओं को प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब क्यों है? क्योंकि इसी संविधान की वजह से, क्योंकि इसमें देखिए सारे नियम कानून लिखे गए हैं। इट मींस देश का डेवलपमेंट में इसका बहुत ही ज्यादा योगदान है। इसी वजह से कहा गया है कि हमारी जो इच्छाएं होती हैं, हमारी जो इंस्पिरेशन होती है, जो आकांक्षाएं होती है, वो किस पे निर्भर करती है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे निर्भर करती है। जितना बेटर नियम उतना बेटर ग्रोथ, है ना। देखिए, यह एक लिखित दस्तावेज है जिसे समाज के प्रतिनिधि तैयार किए। समाज के प्रतिनिधि मतलब देखो, आखिर संविधान को भी लिखने वाले उसके प्रतिनिधि तो थे। प्रतिनिधि मतलब क्या होता है? जो उस चीज को, है ना, प्रतिनिधि करे, मतलब रिप्रेजेंट करे। ठीक है, संविधान का अंगीकरण कब हुआ, यानी कि संविधान बना कब? ठीक है, 26 नवंबर 1949 को ये बना था और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। ठीक है, अभी 2-3 दिन पहले देखिए, है ना। आज कितना तारीख हो गया? आज हो गया आपका 28 और 26 को हमने क्या बनाया था? 26 जनवरी बनाया था। इट मींस हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था इसकी हमने, है ना, एक साल और हमने खुशी जाया की कि देखो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया था, है ना। हमारा जो देश है उस समय गणतंत्र हुआ था। 1950 के बाद से एक ही देश में संचालित होने वाले ढांचे की तरह कार्य करते जा रहे हैं। इट मींस हमारे देश का कोई भी काम होता है किसके द्वारा होता है? संविधान की निगरानी में होता है। हमारे संविधान की मूल संरचना को बदला नहीं जा सकता। मूल संरचना का मतलब क्या होता है? बेस। जैसे जिस प्रकार से हमारा घर है, हमारे घर में जो सबसे नीचे नींव होता है
क्या उसको हम चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। चलो कोई दीवार शिफ्ट करना है, दीवार शिफ्ट कर सकते हैं, कुछ और करना है शिफ्ट कर सकते हैं। क्या हम नींव को हटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं हटा सकते, इसलिए क्योंकि अगर नींव हिला ना तो पूरा मकान हिल जाएगा। इसी प्रकार से हमारे भी संविधान में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, मौलिक अधिकार, है ना, इस प्रकार की चीजों में हम परिवर्तन ज्यादा नहीं कर सकते या फिर हम बिल्कुल एकदम से हटा नहीं सकते। ठीक है, इसी वजह से लिखा है कि हमारे संविधान की मूल संरचना को बदला नहीं जा सकता, इसे देश की परिस्थितियों के अनुसार, ठीक है, बनाया गया है। ठीक, लेकिन एक प्रावधान ऐसा दिया गया है कि अगर चाहे तो कुछ चीजों में हम परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन वो मूल संरचना का भाग नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात? क्योंकि मूल संरचना हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत ही सोच समझकर बनाया था। अब देखिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं कि संविधान में जीवंतता है, क्योंकि देखिए हमारे संविधान को जीवंत बोला गया है। क्यों बोला गया है? इसके पीछे कारण देख लेते हैं भाई। क्योंकि यह समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार अपने आप को ढालने की क्षमता रखता है। जब हमारा संविधान बना था उस समय देखो परिस्थितियां अलग थी, है ना, उस समय देश की सिचुएशन अलग थी, लेकिन आज के समय में सिचुएशन अलग है। तो उसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन करना जरूरी है। जिस प्रकार से अगर मैं फोन की बात करूं तो पहले कीपैड फोन आया था, करते 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 आज देखिए तरह तरह के फोन आ गए हैं। मतलब हमने क्या समझा कि परिवर्तन होता रहता है, चाहे वो इंसान के अंदर हो चाहे वो किसी भी चीज के अंदर हो, परिवर्तन होता रहता है। इसी प्रकार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा बनाया गया है ताकि बदलती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ये अपने आप को ढाल ले, इस प्रकार की क्षमता इसको दी गई है। इसमें संशोधन की जो व्यवस्था की गई है जिससे समय के साथ आवश्यक परिवर्तन संभव हो पाता है, यानी कि इसमें एक प्रावधान किया गया है, ठीक है, 368 का, जिसके माध्यम से इसमें संशोधन किया जाता है। यह केवल कानूनी दस्तावेज नहीं है बल्कि जीवन के हर एक क्षेत्र को प्रभावित करता है और हमें एक डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? एक मार्गदर्शन देता है। ठीक है, न्यायपालिका की व्याख्याएं जिसे निरंतर विकसित और प्रासंगिक बनाती है। इट मींस न्यायपालिका के लिए इसने कुछ बात कही गई है, संविधान में न्यायपालिका के कर्तव्य लिखे गए हैं और यह भी बात लिखा गया है कि न्यायपालिका ही, अगर कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाता है जहां पे सरकार सारी चीजों में बदलाव करती जा रही है तो उस समय उसको रोकेगा कौन? न्यायपालिका। यानी कि न्यायपालिका की जो व्याख्याएं हैं वो बहुत ही ज्यादा उस तरीके की दी गई है ताकि इसको और एक इंपॉर्टेंस मिल पाए। ठीक है, यह नागरिकों के अधिकारों कर्तव्यों के बीच में क्या बनाता है? संतुलन बनाने का काम करता है। कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में हर व्यक्ति के अधिकार लिखे गए हैं और साथ ही साथ उसके कर्तव्य भी लिखे गए हैं कि व्यक्ति के क्या कर्तव्य होने चाहिए। जिस प्रकार से देखिए हम सबका अधिकार क्या है? राइट टू वोट। मतलब 18 साल के अगर हम हो गए हैं तो हमें राइट टू वोट मिल जाता है, वोट देने का अधिकार मिल जाता है। तो हमारा कर्तव्य क्या बन गया? अपने देश के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए अच्छे नेता का चुनाव करना, ये हमारा क्या बन जाता है? एक कर्तव्य बन जाता है। तो कर्तव्य और अधिकारों के बीच में संतुलन पैदा करता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। लचीला क्यों है और कठोर क्यों है, इस चीज को समझिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा बनाया गया है कि इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, इसी वजह से इसको हमने क्या बोल दिया है? लचीला बोल दिया है। कठोर हमने क्यों बोला है? क्योंकि हमारे संविधान में हम ऐसा नहीं है कि आए दिन कुछ भी कर दें, कुछ भी चेंजेस कर दें, नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान को कठोर बनाया गया है, इस वजह से इसमें परिवर्तन करना काफी मुश्किल हो जाता है। इस वजह से हम इसको कह देते हैं कठोर। क्या बोलते हैं? कठोर बोलते हैं। देखिए भारतीय संविधान को लचीला होना किस प्रकार से कहलाता है? भारतीय संविधान को कुछ मामलों में सरल प्रक्रिया के द्वारा बदला जा सकता है। जैसे कुछ अनुच्छेदों में संशोधन जो है साधारण बहुमत के द्वारा हो जाती है। देखिए आगे हम बात करने वाले हैं, 3 टाइप्स के संशोधन होते हैं। एक होता है साधारण, दूसरा होता है विशेष, तीसरा होता है विशेष प्लस राज्यों की आदि विधानसभाओं से एक अधिक की स्वीकृति। ठीक है, ये 3 टाइप की चीजें होती हैं। तो अभी बस आप इतना समझिए कि साधारण बहुमत के द्वारा संविधान में परिवर्तन होता है, इसी वजह से इसको हमने क्या बोल दिया है? लचीला। आगे का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसमें 3 प्रक्रियाओं को हम पढ़ेंगे। वन शॉट में सारी चीजों को कर रहे हैं ना।
देखिए आगे क्या लिखा है, उदाहरण के लिए जैसे राज्यों का कोई गठन करना हो गया, उसके नाम में परिवर्तन करना हो गया, सीमाओं में बदलाव हो गया, ये सारी की सारी जो जितनी भी चीजें हमने बात की है, ये क्या है, लचीलापन होने की बात है। क्योंकि अगर हम चाहें तो राज्यों का गठन कर सकते हैं, नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, या फिर सीमाओं में बदलाव कर सकते हैं, मतलब जो एरिया है उसको हम बदल सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे इससे संविधान समय और परिस्थितियों के अनुसार ढल जाता है, यानी कि इस प्रक्रिया के द्वारा संविधान जो है समय और परिस्थितियों के हिसाब से बदल जाता है। कठोर क्यों है भाई, देखिए संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों में संशोधन करना कठिन है। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं, कठिन क्यों है, क्योंकि इसके लिए हमें एक अलग टास्क देखना पड़ता है जिसको हम कहते हैं विशेष बहुमत। यहाँ पे साधारण बहुमत की अगर मैं बात करूं तो देखिए संसद के कुल सदस्यों का, ठीक है, 50% तो होना चाहिए, 50+1। जैसे मान लेते हैं कि सपोज ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि ये संसद है, संसद में कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, तो कम से कम स्वीकृति कितना चाहिए, +50+1, यानी कि टोटल 51 लोगों की स्वीकृति होनी चाहिए, तब जाके कोई काम होगा। ठीक है, तो जैसा कि इसे हम कहते हैं साधारण बहुमत, यानी कि कम से कम 50% और होना ही चाहिए, प्लस में 1 भी होना चाहिए। लेकिन अगर मैं विशेष बहुमत की बात करूं तो यहां पर ये क्राइटेरिया नहीं देखा जाता है, बल्कि ये क्राइटेरिया देखा जाता है 2/3, यानी कि संसद के जितने भी सदस्य हैं उसको मल्टीप्लाई करो 2 से और डिवाइड करो 3 से, तब जाकर कोई भी काम आगे पास हो सकता है, उसे हम कहते हैं 2/3। इसी को कहते हैं विशेष बहुमत। आप खुद सोचिए, यहां पर तो ये आसान हो गया, बिल्कुल 50+1 करना है आपको, 51 आ गया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं यहां पर टोटल सदस्यों की संख्या सपोज कर लेते हैं 100 है, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो गया, 200 होने के बाद 30 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कम से कम आएगा, ये आएगा, यानी कि कम से कम 67 लोगों की स्वीकृति चाहिए। यहाँ पे सिर्फ 51 से काम हो जा रहा था, यहाँ पे 67 लोगों की स्वीकृति चाहिए। तो इससे ये हार्ड हुआ कि नहीं हुआ, इसी वजह से इसको कहा गया है कठोर, क्योंकि इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अब देखिए कई सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि विशेष से भी काम नहीं चलता है, आधे से अधिक राज्यों की भी स्वीकृति इसमें होनी जरूरी है, यानी कि विशेष तो होना चाहिए, यानी कि 2/3 तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ कई मामले में ऐसा भी हो जाता है कि राज्यों की जो विधानसभाएं है ना, उसमें विधायकों की भी स्वीकृति लेनी पड़ जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर मान लेते हैं कोई संघीय ढांचे में परिवर्तन करना पड़ जाए, राष्ट्रपति की शक्तियों में कोई परिवर्तन करना पड़ जाए, न्यायपालिका से जुड़े जो प्रावधान है तो उसमें कोई परिवर्तन करना पड़ जाए, ठीक है, तो ऐसे मामले में हमें कई बार विशेष बहुमत की जरूरत पड़ जाती है, और कई मामले में आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति लेनी भी पड़ सकती है। इससे संविधान की मूल भावना क्या रहती है, सुरक्षित रहती है। हम मतलब इसका मतलब ये होता है कि कोई भी इस तरीके से अभी परिवर्तन नहीं हो सकता। तो क्या समझ में आया, संविधान का लचीलापन मतलब परिवर्तन हो सकता है, और दूसरा संविधान कठोर है। क्यों कठोर है, क्योंकि इसमें इतना भी इजी नहीं है परिवर्तन कर पाना। समझ में आ रही बात, कई मामले में बहुत सारी चीजें करनी पड़ जाती है। चलिए, आई होप सो आपको समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब जिन बच्चों को नोट्स चाहिए, नोट्स देखिए अभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। कैसे आपको देखने को मिलेगा, विकास स्टडी पॉइंट का आपका एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। डाउनलोड होने के बाद आपको वेरीफाई करना है, किससे, फोन नंबर से। फोन नंबर से जैसे आप वेरीफाई कर लेते हो, देखिए यहाँ पे जैसे आप फोन नंबर से वेरीफाई कर लेते हो, आपको इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे स्टोर पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं इस तरीके से आपको कोर्सेज देखने को मिलेंगे, किसी एक पे क्लिक कर देना। जैसे जो भी आपको चाहिए वहां पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे एक ऑप्शन भी आएगा सर्च करने का, यहाँ पे सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आपको पैसा देख के घबराना नहीं है, बल्कि क्या करना है, क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे इस तरीके की चीजें देखने को मिलेगी। कंटेंट पे चले जाना है, कंटेंट पे क्लिक करोगे। जैसे कंटेंट पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, फिर उस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे चैप्टर्स मिल जाएंगे। चैप्टर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको है ना वो इसका जो पीडीएफ है ये खुल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप चीजों को देख कर ना, आप सिर्फ और सिर्फ उसको लिख सकते हो, इसको डाउनलोड नहीं कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए आपको 1 सब्जेक्ट का 49 रुपीज लगेगा। यहाँ पर बाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके, ठीक है, आगे का अपना थोड़ा सा डिटेल डालकर आप पेमेंट करेंगे। जैसे ही करते हैं आपको चीजें देखने को मिल जाती है। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेरी लेनी है तो 701191
2793 पे आपको मैसेज करना है। आपको यहाँ पर है ना जो भी क्वेरी लेनी है आपको मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप, वहां पे आपको चीजें रिजॉल्व कर दी जाएगी। चलिए अब बात करते हैं संविधान में संशोधन। देखिए संशोधन की प्रक्रिया, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया 3 टाइप्स के संशोधन की प्रक्रिया होती है। पहले आप ये समझ लीजिए संशोधन करना क्यों जरूरी होता है। देखिए संशोधन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि परिस्थितियों को देखते हुए लगता है कि ये चीज होना चाहिए, इसी वजह से इसमें परिवर्तन किया जाता है। देखिए क्या लिखा कि संविधान में संशोधन का अर्थ है संविधान के प्रावधानों में समय और परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुसार क्या करना, परिवर्तन करना। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है किसमें वर्णित की गई है, अनुच्छेद 368 में किया गया है, ताकि संशोधन अगर करना पड़े तो एक व्याख्या दी गई है कि 368 के द्वारा आपको करना पड़ेगा। इसके अंतर्गत संविधान को लचीला बनाया गया है और कठोर बनाया गया है। अभी हमने बात कर लिया, लचीला मतलब इसमें परिवर्तन हो सकता है साधारण बहुमत के द्वारा, इजी प्रोसेस के द्वारा, और हार्ड का मतलब होता है कि कई केसेस में आपको सिर्फ साधारण बहुमत से काम नहीं चलेगा, आपको स्पेशल बहुमत लेना पड़ जाएगा। ठीक है, कुछ संशोधन साधारण बहुमत से होते हैं, कुछ संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा, और कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जो कि राज्यों की भी स्वीकृति लेनी पड़ जाती है। इससे संविधान में स्थिरता रहती है और स्थिरता के साथ साथ परिवर्तन की भी क्षमता आती है। यानी कि कठोर होने की वजह से स्थिरता आ जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें परिवर्तन करना इतना आसान नहीं है, लेकिन परिवर्तन की क्षमता बनी रहती है। इसका मतलब इसमें लचीलापन भी है कि आप परिवर्तन कर भी सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब हम समझते हैं कि आखिर ये परिवर्तन कितने आधार पे होते हैं, किस किस तरीके से होते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो इसमें परिवर्तन होते हैं, ठीक है, इसमें जो संशोधन किया जाता है वो 3 बेस पे किया जाता है। सबसे पहली चीज जो है वो है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत में क्या होता है, इससे संसद के दोनों सदस्यों में उपस्थित मतदाताओं के सदस्यों का साधारण बहुमत लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लेते हैं लोकसभा की बात कर लेते हैं। लोकसभा में टोटल 543 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 543। और राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245। ठीक है, यहाँ पे पहले एंग्लो इंडियन भी रहा करते थे, इस वजह से 545 हुआ करते थे पहले सदस्य। अब कितने हैं? 543। सपोज करो कितने हैं? 543 है। अब आपको क्या करना है, सिंपल से इनको प्लस करना है। प्लस करोगे तो कैसे हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो गया? 8। 4 और 4 कितने हो गए? 8। 5 और 2 कितने हो गए? 7। यानी कि टोटल कितने हो गए? 788 हो गए। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था कि साधारण बहुमत में हमें क्या चाहिए? 50+1 चाहिए। 50+1 का मतलब क्या हुआ कि इसको हमें 2 से डिवाइड मारना है तो फिर इसका 50% हो जाएगा, और इसमें एक बहुमत और जोड़ देना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको पहले कट करिए। कैसे कट होगा? 3 बार में, 9 बार में, 4 बार में, यानी कि 394 आ जाएगा, और प्लस कर दो 1, यानी कि टोटल 395 लोगों की हमें स्वीकृति चाहिए लोकसभा राज्यसभा दोनों को मिलाकर, तब जाकर आप कोई भी साधारण बहुमत कर सकते हो। अच्छा, इससे क्या क्या कर पाओगे? जैसे नए राज्यों का गठन कर पाओगे, राज्यों के नाम तथा सीमा में परिवर्तन कर पाओगे, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें, जैसे जैसे मैं कहूँ कि नागरिकता पाने और नागरिकता त्यागने की भी चीजों में परिवर्तन साधारण बहुमत के द्वारा हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया साधारण। अब हम बात करते हैं विशेष बहुमत द्वारा कैसे होता है। तो देखिए विशेष बहुमत की अगर मैं बात करूं तो इसमें संसद के दोनों सदस्यों में उपस्थित मतदाता करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए तथा कुल सदस्यों का अधिकांश आवश्यक है। यानी कि देखिए कुल सदस्यों का अधिकांश आवश्यक होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जैसे सपोज करते हैं, अभी हमने जोड़ के बताया कि 788, ये टोटल लोकसभा राज्यसभा को जोड़कर हमने बता दिया 788 सदस्य हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और 3 से आपको डिवाइड मारना है। तो चलिए पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16, 1 8 दूनी 16, 1 17, और 7 दूनी 14, 1 15। अब इसको 3 से आपको डिवाइड मारना है। जैसे 3 से डिवाइड मारेंगे कितने टाइम में जाएगा? 5 और 2, और इधर हो जाएगा 1 आ गया, 5 3 15 कम से कम। और इसमें आपको क्या करना है, ये पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से आप टोटल लिख दीजिए 526 लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका मतलब टोटल आपको चाहिए 526 लोगों का वोट चाहिए,
तब जाके इसको हम कहते हैं विशेष बहुमत। क्या बोलते हैं? विशेष बहुमत। देखिए इसमें तो आसान था ना, 395 चाहिए, बात होगी खत्म। लेकिन इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसका 2/3 निकालना पड़ेगा। पहले कुल सदस्यों का 2/3 निकालिए, 2/3 निकालेंगे तो 526 आ रहा है। इसका मतलब 526 लोगों की स्वीकृति चाहिए। इससे यह हार्ड हुआ कि नहीं हुआ? इसी वजह से इसी को हम विशेष संशोधन कहते हैं। और ये कब किया जाता है? जब हमें मौलिक अधिकार में कुछ चेंजेस करने हो, नीति निर्देशक तत्व में कुछ चेंजेस करने हो, राष्ट्रपति की शक्तियों में कुछ चेंजेस करने हो, तो ऐसे सिचुएशन में हमें किसकी जरूरत होती है? विशेष बहुमत की होती है। जितना मैंने वोट लिख दिया ना, जरूरी नहीं इतना वोट आता ही हो, ठीक है। कई सिचुएशन में है ना, जो सदस्य हैं वो वोट ही नहीं देते हैं, इसी वजह से है ना परिवर्तन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखिए आगे समझिए तीसरा प्रोसेस। तीसरे प्रोसेस में विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ राज्यों की स्वीकृति भी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लेते हैं कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जो कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के दोनों के पक्षों में आते हैं, तो ऐसे में आपको राज्यों से भी पूछना पड़ेगा, राज्यों के विधायकों से भी पूछना पड़ेगा। इसी वजह से इसको हम कहते हैं तीसरे टाइप का संशोधन। इसमें क्या होता है? इसमें संसद का विशेष बहुमत तो होना ही होना चाहिए, और साथ ही साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की भी स्वीकृति होनी चाहिए। आप सिंपल सी बात कर सकते हो कि राज्यों के विधायकों की भी स्वीकृति होनी चाहिए, ठीक है। तब जाकर इसमें आप संशोधन कर सकते हो। तो पहले इसका आप 2/3 निकालोगे, प्लस में जो भी राज्य के जो विधायक हैं, विधायकों का भी आधे से अधिक स्वीकृति लीजिए, और फिर जाके आपको क्या करना पड़ेगा? तीसरा टाइप का संशोधन हो जाएगा। उदाहरण के लिए ऐसे कौन कौन से मुद्दे होते हैं जिसमें इस टाइप के बहुमत की जरूरत पड़ती है? केंद्र तथा राज्यों का जो संबंध होता है उसमें इसकी जरूरत पड़ती है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया अगर आपको देखनी हो या उसमें कोई परिवर्तन करना हो तो उसमें इसकी जरूरत पड़ जाती है। न्यायपालिका से जुड़े कुछ प्रावधान होते हैं, उसमें अगर कुछ परिवर्तन करना है तब जाके इस प्रकार की चीजें करनी पड़ सकती हैं। निष्कर्ष कहा जाए तो इसी 3 स्तरीय प्रक्रिया के कारण भारतीय संविधान को लचीला तथा कठोर माना जाता है। पहला संशोधन अगर मैं कहूं तो 18 जून 1951 में हुआ था, और अब तक नवीनतम संशोधन तक की संख्या 106 है। यानी कि टोटल अभी तक कुल कितने संशोधन हुए हैं? 106 संशोधन हुए। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। जैसे अगर मैं कहूं कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुए कितना ईयर हो गया, तो आप कहोगे 76 साल लमसम हो चुके हैं, ठीक है। 76 साल के आसपास हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि 1950 में इस चीज को लागू किया गया था। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 76 के आसपास हो गया है। तो ऐसे में आप देख सकते हो 106 सिर्फ संशोधन किए गए। तो आप ये समझ सकते हो कि हमारा संविधान ऐसा भी नहीं है कि इसमें कुछ भी परिवर्तन कर दिया जाता है, इसमें बहुत सारी प्रक्रियाओं के माध्यम से परिवर्तन किया जाता है, जो कि मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आप लोग चैनल के साथ जुड़े हो। चैनल पे नए हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। संविधान में संवैधानिक संशोधन द्वारा किए गए कुछ परिवर्तन, यानी कि देखिए कुछ परिवर्तन किए गए हैं जो कि कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इस वजह से यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि कई बार पेपर में भी आ जाता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको देख लेते हैं, समझेगा। देखिए सबसे पहले संशोधन कब हुआ? 1951 में। क्या बोला गया कि संपत्ति के अधिकार में संशोधन कर दिया गया। किसने संशोधन किया भाई? संसद ने संशोधन कर दिया। इस बात से न्यायपालिका कहती है कि भाई ऐसे कैसे, तुमने कैसे चेंजेस कर दिया, और कर भी दिया तो मौलिक अधिकार में कैसे चेंजेस कर दिया। इस वजह से 1967 में एक निर्णय दिया गया कि संसद मौलिक अधिकारों का हनन करते हुए संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है। इट मींस कोई भी ऐसा काम जिसकी वजह से मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो, ऐसा काम संसद नहीं कर सकती है। ये बात कब बोला गया? 1967 में। फिर आगे चल के एक प्रावधान आता है, क्या? 24वां संशोधन, कि भाई ये जो तुमने बात कही है इस चीज को रोक दिया जाए, और मौलिक अधिकार समेत सभी चीजों में संसद परिवर्तन करे। ये बात कब कहेगी? 24वें संशोधन में। आगे चल के सर्वोच्च न्यायालय फिर इसमें वो करती है, वो कहती है ऐसे कैसे, है ना, ऐसे कैसे संसद संशोधन तो कर सकती है, लेकिन जो मूल संरचना है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। मूल संरचना अभी हम आगे पढ़ेंगे, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, है ना, या इट मींस न्यायपालिका की शक्तियां, मौलिक अधिकार, इसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। इसी को तो बेस पॉइंट कहा गया, ठीक है। देखिए 61वां संशोधन हुआ, कब हुआ? 1989 में, जिसमें कहा गया कि 21 से उम्र घटाकर 18 कर दो। तो ये हो गया।
73वां 74वां संशोधन जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, स्थानीय स्वशासन को वैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संशोधन, 74वां संशोधन, एक गांव के लिए, एक शहरों के लिए। 93वां संशोधन कब किया गया? 2005 में, उच्च शिक्षा में पिछड़े वर्गों के आरक्षण देने के लिए कि भाई पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दो। 42वां संशोधन किया गया प्रस्ताव में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ने के लिए, यानी कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ने के लिए चीज किया गया। 92वां संशोधन किया गया दल बदल को रोक लगाने के लिए। देखिए दल बदल का मतलब क्या था, पहले ऐसा होता था, पहले अभी भी ऐसा होता है कि पार्टियां जीत जाती हैं, जीतने के बाद कोई नेता होता है, इस दल को छोड़ता है, किसी और में चला जाता है, इसकी सरकार गिरा देता है, वहां पे जाता है, उसकी सरकार को जिता देता है। इस प्रकार की चीजें दल बदल में आती है। तो आगे चल के 1985 में ये प्रस्ताव पारित हुआ कि आप ऐसा नहीं कर सकते, बार बार अपने दल को चेंज नहीं कर सकते। तो ये कुछ प्रकार के संशोधन किए गए हैं, इस बात को समझ के रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे। संविधान में इतने संशोधन को, अब बात ये आती है कि आखिर इतने संविधान में संशोधन क्यों है। देखिए देश की बदलती सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार संविधान को ढालने के लिए परिवर्तन करना जरूरी हो जाता है। जनता की नई नई जरूरतों तथा अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए परिवर्तन करना जरूरी हो जाता है, और साथ ही साथ न्यायालय के निर्णयों से उत्पन्न स्थितियों को स्पष्ट करने के लिए भी परिवर्तन करना जरूरी हो जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए परिवर्तन करना जरूरी हो जाता है। केंद्र तथा राज्यों को संतुलन बनाने के लिए परिवर्तन करना जरूरी हो जाता है या संशोधन करना जरूरी हो जाता है, और स्थानीय स्वशासन तथा प्रशासन में सुधार लाने के लिए भी कई बार संशोधन करना जरूरी हो जाता है। तो संशोधन करना इसलिए ताकि परिस्थितियों के अनुसार उसको बनाया जा सके। अब देख लेते हैं संशोधन में किए गए जितने भी संविधान में संशोधन किए गए हैं उसमें उसको हमने कितने कैटेगरी में बांटा है? 3 कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहले एक को हमने कहा है प्रशासनिक, दूसरे को हमने कहा है कि संविधान की व्याख्या से रिलेटेड, और तीसरे को हमने कहा है राजनीतिक। देखिए प्रशासनिक में हमने क्या पढ़ा है कि ये संशोधन सरकारी या फिर प्रशासनिक कार्यों से संबंधित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे राज्यों के नाम बदल देना, सीमाओं में बदलाव कर देना, विधान परिषद का गठन कर देना, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये प्रशासनिक काम में आ जाते हैं, इट मींस एडमिनिस्ट्रेटिव अमेंडमेंट में आ जाते हैं। दूसरा है संविधान की व्याख्या से संबंधित। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये संशोधन मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और संविधान की व्याख्या बदलने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको कहा ना कि संविधान की व्याख्या से बदलने के लिए, जैसे 24वां संशोधन किया गया, इसलिए संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन की शक्ति दे दी गई, अभी हमने पढ़ा। लेकिन आगे चल के 1973 में केशवानंद भारती ने कहा कि ठीक है आप परिवर्तन तो कर सकते हो लेकिन मूल संरचना में नहीं कर सकते हो, ये बात कहा गया था। राजनीति में किस तरीके से होता है भाई? यह संशोधन राजनीतिक जरूरतों तथा राज्यों तथा केंद्रों के बीच में आम सहमति के द्वारा किया जाता है, जैसे 73वां संशोधन, 74वां संशोधन। ये इसमें ये कौन सा है? ये राजनीतिक चीजों से रिलेटेड है। इसके साथ साथ 101वां संशोधन किया गया जीएसटी से रिलेटेड, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें ये भी बात आया था कि भाई राज्यों को कितना अधिकार मिलेगा, राज्यों को भी कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। चलिए अब आप समझिए कि विवादास्पद संशोधन भी कौन कौन से। विवादास्पद का मतलब क्या होता है कि कुछ संशोधन ऐसे हैं जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विवाद पैदा कर देते हैं। जैसे 38वां संशोधन 1975 में पारित हुआ, जैसे संसद की शक्ति बढ़ा दी गई, न्यायपालिका की समीक्षा सीमित कर दी गई। समीक्षा का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, इसको क्या कर दिया गया? सीमित कर दिया गया। जाहिर सी बात है ये क्या है? ये एक तरीके से विवादास्पद है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले संसद की शक्ति बढ़ जाना ये भी सही नहीं है, और न्यायपालिका की शक्ति को कम कर देना ये भी सही नहीं है। 39वां संशोधन हुआ 1975 में, जिसमें उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति से रिलेटेड कुछ बात आई थी जो कि एक विवादास्पद मुद्दा बन गया था। आगे 42वां संशोधन 1976 में पारित हुआ था, जिसमें समाजवादी और पंथवादी शब्द को जोड़ा गया था, और साथ ही साथ केंद्र की शक्तियां बढ़ा दी गई थी, केंद्र सरकार को मजबूत कर दिया गया था। ये भी गलत है। अच्छा, ये वो टाइम था जब भारत में आपातकाल लागू किया गया था, किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक है। आगे 44वां संशोधन कौन सा है? जो कि 1978 में किया गया था। 42वें संशोधन की कुल शक्तियां कम कर दी गई थी, संपत्ति का अधिकार क्या कर दिया गया था? सीमित कर दिया गया था, जो कि भी गलत है ना। 52वां संशोधन 1985 में हुआ था, दल बदल को रोकने के लिए। राजनीतिक विवाद इसकी वजह से आ गया था कि भाई आपको क्या अधिकार है ना, इस तरीके से। 101वां संशोधन हुआ जीएसटी से रिलेटेड। तो मैंने अभी आपको बताया ना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में डिस्प्यूट इस बात से हो गया कि भाई किसके पास कितना पैसा रहेगा,
यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच में कराधान यानी कि जो टैक्स है उसको बांटने से रिलेटेड बहस होनी शुरू हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें बहस में आ जाती है। अब देखिए अगला क्या लिखा है कि संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत क्या है। अभी मैंने आपको बताया मूल संरचना कुछ होती है जिसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो देखिए लिखा है यह सिद्धांत कहता है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती है। इसका उद्देश्य संविधान की मूल पहचान लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षित बनाए रखती है। जैसे मैं बात करूं, यह सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम भारतीय संघ 1973 के मामले में स्थापित हुआ था, जिसमें यह बात कहा गया था कि संविधान के मूल तत्व जिन्हें बदला नहीं जा सकता, जैसे जो इसका फेडरल स्ट्रक्चर है, जैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लोकतंत्र और गणराज्य में कुछ नहीं किया जा सकता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता में कुछ नहीं किया जा सकता, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और नैतिक और न्याय की मूल जो ढांचा है उसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तीसरा, इसका मतलब है कि संसद संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान के रूपरेखा या फिर बुनियादी ढांचे में इसमें परिवर्तन नहीं कर सकती है। समझ में आ रही बात? क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इसमें इसको कहा गया है कि ये मूल संरचना का भाग है जिसमें संसद कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। कौन सा दस्तावेज है भाई? जीवंत दस्तावेज है। देखिए संविधान एक गतिशील तथा लचीला दस्तावेज है। वही गतिशील का मतलब होता है एक तरीके से जिसमें परिवर्तन हो सकता है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था और आज तक यानी कि 76 वर्षों से ये प्रभावी रहा है। इस दौरान संविधान ने अनेक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तनावों का सामना किया है। समय समय पर हुए संशोधन बदलाव से बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बना रखा है। संविधान परिस्थितियों के अनुकूल खुद को ढालते हुए नई चुनौतियों का सामना करता है और इसकी जीवंतता का यही प्रमाण है क्योंकि ये बार बार अपने में परिवर्तन करने की क्षमता देता है। अब आगे बात करते हैं। अगला देखिए क्या लिखा है, न्यायपालिका का क्या योगदान है। भाई देखो न्यायपालिका का योगदान बहुत है। अगर कुछ भी ऐसी चीजें हुई जिसमें लगा कि नहीं ये सही नहीं है तो उसमें न्यायपालिका इन्वॉल्व करती है। देखिए क्या लिखा है कि न्यायपालिका से संविधान की सही व्याख्या करके उसे समझने में मदद करती है। न्यायपालिका ये समझाती है कि भाई देखो संसद जो है ना किन चीजों में परिवर्तन कर सकती है और किन चीजों में परिवर्तन नहीं कर सकती है। अदालतों ने शिक्षा के अधिकारों को मजबूत बनाया है ना, जागरूक करने का काम किया है, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा भी की है, साथ ही साथ अल्पसंख्यकों के अधिकारों की भी सुरक्षा की है और इसके साथ साथ न्यायिक सक्रियता के माध्यम से संविधान तथा लोकतंत्र की रक्षा की है, जिसमें अगर कार्यपालिका विधायिका अपने काम में ढील देते हैं तो उस समय न्यायपालिका इन्वॉल्व होती है और उस तरीके से क्या करती है, अपना योगदान देती है और सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीजों को मेंटेन करके रखती है। यही टॉपिक लास्ट टॉपिक, इसके बाद चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखा है, संविधान संशोधन में भारतीय राजनीतिज्ञों की परिपक्वता का मतलब होता है एक तरीके से मैच्योरिटी। देखिए संसद में जो भी चीजें होती हैं जिसके माध्यम से संविधान में संशोधन होता है, तो आप ऐसा भी मत समझिए कि संसद में जितने भी लोग होते हैं वो ऐवी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आज वो उस पोजीशन पे है, इसका मतलब उनके अंदर कुछ न कुछ हुनर है, तभी आप वो उस पोजीशन पे हैं। तो इसका मतलब यही है, परिपक्वता यानी कि मेच्योरिटी की बात की जा रही है कि संविधान में संशोधन में राजनीतिज्ञों की भी बहुत ज्यादा परिपक्वता है, जिसमें अगर परिवर्तन वो करते हैं तो कहीं ना कहीं ये परिवर्तन इजीली नहीं हो जाता, बहुत ज्यादा डिबेट होता है, आपस में बातचीत होती है, क्योंकि उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ही पार्टियां होती है, तो बातचीत बहुत ज्यादा होती है, लंबी बहस होती है और उसके माध्यम से चीजें की जाती है। देखिए क्या लिखा है, भारतीय राजनीतिज्ञों ने समय समय पर संविधान में आवश्यक संशोधन किए हैं। संशोधन करते समय देश के बदलती जरूरतों और साथ ही साथ परिस्थितियों का ध्यान भी रखा है उन्होंने। साथ ही साथ लोकतांत्रिक मूल्यों तथा संविधान की मूल भावनाओं को भी बनाए रखा है। संसद ने बहुत बहस चर्चा के बाद संशोधन किया है, जिससे राजनीतिक समझदारी दिखती है। संविधान को न तो कठोर बनाया गया है और न ही बार बार आवश्यक रूप में बदला गया है। मतलब भारतीय संविधान न ज्यादा कठोर है और न ज्यादा लचीला है। इसका मतलब वो कठोर भी है, वो लचीला भी है, लेकिन लचीला इस माध्यम से कि आप उसमें परिवर्तन कर सकते हो, जो जरूरत हो उसमें परिवर्तन कर सकते हो। कठोर इसलिए कि कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो कि बहुत हार्ड होते हैं, इस वजह से इसको कठोर कहा गया है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर ओवर हो गया है। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा।
किसी भी चीज में डाउट दिक्कत परेशानी तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। बाकी अपनी तरफ से हम पूरा एफर्ट्स करते हैं आपको चीजों को समझाने के लिए। चलते चलते फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फिर टेक केयर, बाय बाय।